आज तो मेनली हम लोग को थ्योरी निकालना है। डिस्कशन तो मैंने कहा रखा है आपको मंडे को करेंगे। तो याद होगा आपको कि हम लोग अब सीखने वाले हैं कि टॉटोमेरिज्म जब होता है तो इनोन फॉर्म ज्यादा होगा कि कीटोन फॉर्म ज्यादा होगा। इसलिए हमें यह जानना पड़ता है क्योंकि कीटो और इनोन ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। मतलब कीटो फॉर्म कंटिन्यूअसली इनोन फॉर्म में जाते रहते हैं और इनोन फॉर्म कंटिन्यूअसली कीटो फॉर्म में आते रहते हैं। लेकिन एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बोथ दी फॉर्म्स विल बी प्रेजेंट। अमाउंट किसका ज्यादा होगा, अमाउंट किसका ज्यादा होगा, ये डिपेंड करता है कि उन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। ठीक है, अमाउंट किसका ज्यादा होगा, इट डिपेंड्स ऑन देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी। द कंपोनेंट which is more stable will be greater in amount। ठीक है, तो ये हमें स्टेबिलिटी इनका कैसे चेक करना हम सीखें, इस चीज को हमें जानना है। तो हेडिंग बनाया जाए स्टेबिलिटी ऑफ इनोन फॉर्म। इस टॉपिक का नाम है परसेंट इनोन फॉर्म और स्टेबिलिटी ऑफ इनोन फॉर्म। क्वेश्चन में डायरेक्टली यही सब लिखा हुआ रहेगा तो उसी को मैं टॉपिक बना देता हूं। ठीक है, जो वहां लिखा रहता है उसी को हम लोग टॉपिक बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं मोनोकार्बोनिल के फॉर्म बारे में। तो ये देखिए मोनोकार्बोनिल, मोनोकार्बोनिल का मतलब होता है हैविंग ओनली वन aldehyde or ketone functional group, having only one aldehyde or ketone functional group। तो एक एग्जांपल लेते हैं CH2H C डबल बॉन्ड H जब ये टॉटोमराइज करता है तो हमें मिलता है, याद है आपको कल वाला CH2 डबल बॉन्ड COH एंड H का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हमें होता है। अब हमें इसमें यही देखना है कि इसका जो फॉर्मेशन होगा, इसका जो फॉर्मेशन होगा तो कौन ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी मेनली जो देखा गया है उसके लिए दो पॉइंट चुने गए। पहला पॉइंट ये, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन। पहला पॉइंट चुना गया है बॉन्ड एनर्जी। देखिए बॉन्ड में कहां कहां फर्क पड़ा, यहां कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, यहां कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड। आप कहेंगे कि सर आप डबल बॉन्ड को ले रहे हैं, आप सिंगल बॉन्ड को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। देखो बॉन्ड, डबल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी सिंगल बॉन्ड से ऑलमोस्ट ट्वाइस होता है।
तो डबल बॉन्ड के बॉन्ड एनर्जी से बहुत ज्यादा चीज फर्क पड़ेगा, है ना। तो बॉन्ड एनर्जी मेनली हम लोग डबल बॉन्ड वाले का देखते हैं। बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये है कि स्ट्रॉन्गर दी बॉन्ड, ठीक है, ग्रेटर इज दी बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्गर होगा, बॉन्ड एनर्जी उसका उतना ज्यादा होगा, तोड़ने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, और यानी कि वो स्टेबिलिटी उसका ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी इज ग्रेटर, यानी कि बॉन्ड एनर्जी जिसका ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो सी डबल बॉन्ड ओ यहां है और यहां क्या है, सी डबल बॉन्ड सी। मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूं कि इन दोनों कंपाउंड्स में और भी बॉन्ड्स में चेंजेज हुए हैं, लेकिन वो सारे सिंगल बॉन्ड हैं। डबल बॉन्ड को मैं केवल इसलिए कंसिडर किया हूं क्योंकि डबल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी सिंगल बॉन्ड से ऑलमोस्ट ट्वाइस होता है, इसलिए डबल बॉन्ड में अगर कोई चीज चेंज होता है तो मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी में ज्यादा फर्क पड़ेगा। बात समझ गए आप? इसीलिए मैंने केवल डबल बॉन्ड को लिया है, ठीक है। अब एग्जाम हॉल में सभी का बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करना हम थोड़े ही स्टार्ट कर देंगे, वो डेटा थोड़े ही देगा। अरे हम लोग ऑर्गेनिक में क्या करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं क्या? नो। तो क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं कि ये ज्यादा है ये कम है, क्वालिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं, ना 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 ये कम है, उसमें वो ज्यादा है, वो ज्यादा मजबूत ग्रुप, वो ऐसे ही ना कर करके अभी तक सीखते रहे, और यही करते करते हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, अभी नहीं हंसना, अभी नहीं सोचने लगेगा, अभी समय लगेगा। तो एक चीज देखिए, यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ कार्बन है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ा रखा है कि छोटा छोटा एटम के पास छोटा छोटा ऑर्बिटल होता है और वो मजबूत बॉन्ड बनाते हैं, याद आया? अब बताओ कार्बन एंड ऑक्सीजन में छोटा एटम कौन है? कार्बन एंड ऑक्सीजन में छोटा एटम कौन है? कोई तो बताओ। कार्बन एंड ऑक्सीजन में छोटा एटम कौन है? ऑक्सीजन है, और जो लोग कार्बन लिखे हो वो लोग गलत हो। आदित्य आप गलत हो, अलोंग द पीरियड जाने पर साइज छोटा होता है। आर्या कुमारी आप भी गलत हो। कार्बन, नाइट्रोजन, देन कम्स ऑक्सीजन, एंड देयरफॉर ऑक्सीजन इज स्मॉलर देन कार्बन इन साइज। प्रिंस आप भी गलत हो। तो इससे पता चलता है कि कुछ लोग गलत हैं, यहां तो लिखित आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब देखा जाए तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में ऑक्सीजन छोटा है, एटम छोटा हो ऑर्बिटल छोटे होंगे, ऑर्बिटल छोटा हो बॉन्ड मजबूत बनता है। तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा किसका होगा? इसका होगा, और जिसमें बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग से ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक फैक्टर और कम, और वो है आपका रेजोनेंस एनर्जी। और वो है आपका रेजोनेंस एनर्जी। ये मैं नहीं, पूरा दुनिया में ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, पूरा दुनिया में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बदल थोड़े ही जाता है, सब जगह वही रहता है। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी आप एक चीज देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसमें आप देखिए इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये खींचा जा सकता है, CO माइनस, and this also brings some stability due to resonance, and this also brings some stability due to resonance. Such case is not possible or less favorable in case of alkane. You can see this, यहाँ पर कार्बन
और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ये मोर स्टेबल होगा। जबकि यहाँ अगर हम देखें तो दोनों एलिमेंट कार्बन है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और इसीलिए इस तरह का खास फायदा इसको नहीं मिलेगा और इसीलिए रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी इसी को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ओवरऑल क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल देन कार्बन डबल बॉन्ड का। यानी कि इन जनरल मोनोकार्बोनिल के केस में, इन केस ऑफ मोनोकार्बोनिल aldehydic और ketonic form is more stable than in all form। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे। पहले आप रफ किया हुआ चीज नोट कर लीजिए, पहले आप रफ किया हुआ चीज नोट कर ले। यहां पर नीचे में बस लिखा हुआ है कीटोन ग्रेटर देन अल्डिहाइड अल्कीन, नोट कर लीजिए इसका। आदित्य, यहां दोनों सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, अगर रेजोनेंस भी करेंगे तो कोई खास फायदा नहीं होगा, बाकी ग्रुप को नेग्लेक्ट करेंगे। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन है, अगर हम ये रेजोनेंस करते हैं तो इस तरह का केस बनता है जहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी लाता है, तो यहाँ रेजोनेंस कुछ तो हुआ, यहाँ उस तरह का चीज फेवरेबल नहीं है। रेजोनेंस कहीं भी हो, किसी भी कारण से हो, थोड़ा सा तो स्टेबिलिटी लाता ही है, ठीक है। और इसी कारण से आपको आदित्य अल्डिहाइड और कीटोनिक फॉर्म, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। लिखिए, एक लाइन लिखा जाए, और सबसे नीचे यही लिखा हुआ है जो यहां लिखा हुआ, यही वाला चीज नीचे भी लिखा हुआ है, ठीक है। खुशबू, चलिए लिखिए एक लाइन, इन जनरल ये जनरल स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इन जनरल कोमा के बाद लिखिएगा, keto form is more stable, keto form is more stable than enol form unless some other factor stabilizes the enol form, unless some other factor stabilizes the enol form, stabilizes the enol form, stabilizes the enol form, stabilizes the enol form। मतलब जब तक कोई और खास फैक्टर काम नहीं करेगा तब तक कीटो फॉर्म ही आपका ज्यादा होगा इनॉल फॉर्म, कीटो फॉर्म ही
आपको ज्यादा होगा इनॉन फॉर्म से, जब तक कि कोई और एक्स्ट्रा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ना हो। आप लोग कल एक बार घर में बोले कि अब कोचिंग साइट खुल जाएगा, दिमाग में डाल लीजिए सबको कि कोचिंग खुल जाएगा, तब न 10-15 दिन में आपको हम बुलाना शुरू करेंगे। हाँ बहुत अच्छा। कई लोग के गार्जियन कहने लगते हैं कि हम कुछ हो जाएगा, सर कुछ भी कर ले, हम बच्चा को अभी कोरोना के माहौल में कोचिंग नहीं भेज सकते हैं, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा कि कोरोना हो जाएगा, तो जिम्मेवारी तो कोई नहीं लेगा। दोनों कंडीशन एक दूसरे को अपोज नहीं करेगा बेटा, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स, ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड H, ये एसिटल्डिहाइड है, इसमें परसेंट कीटो कितना होगा और परसेंट इनॉल कितना होगा, तो मैं बता दूं कीटो इसमें ऑलमोस्ट 100% होता है और इनॉल इसमें 100 ऑलमोस्ट 0 होता है। एसीटोन ऑलमोस्ट 100 होता है, ऑलमोस्ट 0 होता है, ऑलमोस्ट 0 होता है, 0 नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, ये सब ऑलमोस्ट 0 होता है, 0 नहीं होता है। ऑलमोस्ट 100 कीटो फॉर्म, मतलब ये वाला फॉर्म इसका ऑलमोस्ट 100% होगा और इसका इनॉल फॉर्म आपको ऑलमोस्ट 0 होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 0 का मतलब 0.00, ये जो कि 0 नहीं है लेकिन लगभग 0। लो प्रिंस कहां थे, कीटो फॉर्म, कीटो लिखा हुआ है, कीटो में दोनों आ जाते हैं, अल्डिहाइडिक एज वेल एज कीटोनिक। यस साकिब, ये सारे परसेंटेज एक्सपेरिमेंटल है, ये सारे परसेंटेज एक्सपेरिमेंट से आए। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होता है, जैसे इसको देखिए, ये टॉटोमराइज करता है ऐसे, यहां से हाइड्रोजन यहां चला जाता है, यहां का हाइड्रोजन यहां जाता है, तो इसका कीटो फॉर्म ऑलमोस्ट 0% होता है और इनॉल फॉर्म ऑलमोस्ट इसका 100% होता है। क्यों? तो ऊपर में आपको लाइन लिखाया गया कि जब तक इनॉल को कोई खास चीज फेवर नहीं करेगा तब तक उसका अमाउंट नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ खास चीज कोई इसको फेवर किया है, वो खास चीज क्या है जो इसको फेवर कर दिया स्टेबिलिटी को, एरोमेटिसिटी, ठीक है। कौन फेवर किया इसको, एरोमेटिसिटी, लिख लीजिए ड्यू टू एरोमेटिसिटी। और हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं एरोमेटिक कैरेक्टर ब्रिंग्स हाई स्टेबिलिटी टू एनी गिवन स्पेसीज।
aromatic character brings high stability to any given species. याद क्या करना पड़ता है तुमको पता हो गया अब आज के बाद से। तुम जबरदस्ती रटना चाहते हो तब हम क्या करें। ऊपर स्टेटमेंट सरासर लिखा हुआ है कि अगर कोई खास स्टेबिलिटी नहीं दे इनॉल को तो वो 0% होगा, और दे तो वो 100%, और वो है पीयूष। अब यहां पर आपको कुछ लैब टेस्ट आता है कंपटीशन। लैब टेस्ट अगर नोट हो गया हो तो मैं उस पर आऊं। आए चलिए। मिटा देते हैं, जगह मुझे चाहिए, आपके पास कॉपी पर तो लिखा हुआ है। एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते रहा है, टेस्ट ऑफ टॉटोमर इन ऑल फॉर्म। तो याद रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंपटीशन इन इंडिया। टेस्ट ऑफ इनॉल। इनॉल किसी भी कंपाउंड में रहेगा तो उसका पहचान क्या है। अगर किसी कंपाउंड में इनॉल है तो उसका पहचान क्या है, तो उसको लैब टेस्ट से पहचाना जाता है। किससे पहचाना जाता है? लैब टेस्ट से पहचाना जाता है। ठीक है, तो उसका लैब टेस्ट क्या है? उसमें एक रिएजेंट लिया जाता है। रिएजेंट का नाम है न्यूट्रल FeCl3, और इस टेस्ट का नाम भी है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में इनॉल है, वो आपको कंपाउंड न्यूट्रल FeCl3 से रिएक्शन करके और एक कॉम्प्लेक्स देता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देता है, जिसका कलर आपको वायलेट या बफ कलर का होता है। वो कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो वायलेट या बफ कलर का होता है। वो कॉम्प्लेक्स किस तरह का होता है बेटा? वायलेट कलर का होता है या आपको बफ कलर का होता है। कॉम्प्लेक्स कैसा होता है? वायलेट या बफ कलर का होता है। बफ कलर कैसे किस कलर को कहते हैं? कोई बताओ मुझे लिख करके, बफ कलर किस कलर को कहते हैं? लो, अब डिक्शनरी मत चेक करने लगना गूगल पर। बफ कलर बताओ किस कलर को कहते हैं? पक्का सब लोग गूगल सर्च कर रहा होगा, गूगल सर्च पर बोल रहा होगा सब। गूगल बफ कलर किसको कहते हैं? आदित्य जवाब मिला गूगल से? मैं बता दूं, आप लोग हाथी देखे हो? हाथी, आप लोग हाथी देखे हो? हाथी, यस। हाथी का रंग जनरली काला होता है, ब्लैक होता है ना। आप लोग ऊंट देखे हो? ऊंट, कैमल, 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 ऊंट, ऊंट नहीं देखे हो?
कैमेल ऊंट का, टीवी में देखो बहुत अच्छी बात है, कभी असली में भी देख लोगे, जो कैमेल ऊंट का रंग होता है, जो कैमेल ऊंट का जो कलर होता है उसी कलर को बफ कलर कहते हैं। याद रहेगा आप जिंदगी भर, ऊंट के कलर को ही बफ कलर कहते हैं, ऊंट के कलर को ही बफ कलर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा। तो इस तरह से पहचान है, अगर कहीं पर इनॉल वाला कंपाउंड रहा तो उसमें अगर थोड़ा सा न्यूट्रल FeCl3 डाल दें तो हमें एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ये सब तो वो पूछेगा नहीं, वो पूछेगा कि रंग कैसा बनता है, या वो हिंट देता है कि हमारे केस में एक ऐसा कंपाउंड है जो न्यूट्रल FeCl3 के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो इससे आपको इन्फ्रेंस निकालना होता है कि वो न्यूट्रल FeCl3 से पॉजिटिव टेस्ट दिया, माने कि उसमें इनॉल है, बस यही यहां से इन्फ्रेंस निकालना। ठीक है, तो ये इसका पहचान है, इसके बियॉन्ड इसमें कुछ नहीं आता। ठीक है, अब आइए एक लैब टेस्ट और सीखिए। अगला लैब टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट, वो है टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। हमें कैसे पता चलता है कि कोई कंपाउंड अल्डिहाइडिक है कि कीटोनिक है? सनी नहीं पता चलता है। आपका क्वेश्चन का जवाब है नहीं। लुकास टेस्ट जाएगा ही नहीं सन। टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड कीटोन, इसका बहुत फेमस टेस्ट है, इसको कहते हैं 2,4-DNP टेस्ट। इसका एक नाम और है ब्राडी टेस्ट। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको पढ़ना है, ठीक है? इस रिएक्शन का भी मैकेनिज्म मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आगे जाकर के ये सब बातें आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो 2,4-DNP टेस्ट से पता चलता है कि कोई कंपाउंड में अल्डिहाइड है कि कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, अल्डिहाइड और कीटोन का कोई भी कंपाउंड हो, उसको 2,4-DNP से रिएक्शन, एक कंपाउंड होता है 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, जब इसे करवाते हैं तो हमें यहाँ येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। क्या मिलता है हमको? येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, यही इसका पहचान होता है। ठीक है, तो ये हो गया इनके नाम। अगर नोट कर लिए हो तो मैं इनको इस्तेमाल करूं, नोट कर लिए हो तो मैं इनको इस्तेमाल करूं। अब आ जाइए केस 1, 2, 3 एंड 4। कीटो कितना था? 100% था, और इनॉल कितना था? 0% था। केस 1, 2, 3, 4 में कीटो कितना था? 100% था, ऑलमोस्ट। इनॉल कितना था? 0% था, ऑलमोस्ट। तो जब इस केस में आप न्यूट्रल FeCl3 डालेंगे, जो कि इनॉल का टेस्ट है, जो कि आपके मिक्सचर में है ही नहीं या ना के बराबर है, तो ये टेस्ट नहीं जाएगा, इसलिए निगेटिव आएगा। लेकिन अगर इसी में आप कीटो को पहचानने वाला टेस्ट करते हैं, यानी कि इसमें 2,4-DNP अगर डाल देते हैं इसी मिक्सचर में,
तो वो अल्डिहाइड कीटोन को पहचानता है, जो कि यहाँ ऑलमोस्ट 100% है, इसलिए ये टेस्ट आपको पॉजिटिव जाएगा। क्या जाएगा आपको? ये पॉजिटिव जाएगा। ये बस इतना ही आपको आएगा हम, ठीक है। तो 1 2 3 4 में देख लीजिए मेनली कीटो है, तो कीटो को पहचानने वाला कंपाउंड पॉजिटिव टेस्ट देगा, यानी कि 2,4 डीएनपी आपको पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। और इनोल जिसमें रहेगा उसमें न्यूट्रल FeCl3 पॉजिटिव जाएगा। और पॉजिटिव टेस्ट गया कि नेगेटिव टेस्ट आया है, इसका मतलब तो अब दुनिया में किसी को समझाने की जरूरत है नहीं कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है और नेगेटिव का मतलब क्या होता है। अब सारे दुनिया वाले समझ गए हैं कि पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है। ठीक है, लो बेटा, कुमुद कहाँ रहते हो? अभी डीएनपी का यहाँ पर अभी फार्मूला लिखे, डायग्राम बनाए, बोल कर बताए, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। बता, पूछो किसी से, सब बताएगा कि हाँ बताए थे सर। मुझे लगता है कि आप बगल में मोबाइल पर देखते रहते हो और उधर तुम छोला भटूरा खाते रहते हो। अब अगर केस 5 की बात करें तो केस 5 में कीटो कितना है? ऑलमोस्ट 0%। और इनॉल कितना है? ऑलमोस्ट 100%। अगर इसमें कहेगा कि न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट क्या हुआ, तो ये तो इनॉल का टेस्ट है और जो यहाँ है इसीलिए ये पॉजिटिव जाएगा। और कहेगा कि 2,4 डीएनपी क्या होगा, और 2,4 डीएनपी तक यहाँ कीटो ऑलमोस्ट 0 है, इसीलिए आपको निगेटिव टेस्ट है, ठीक है। मोनोकार्बोनिल के बारे में आपको इतना ही पढ़ना। अब आइए डाई कार्बोनिल। डाई कार्बोनिल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उनको मैं पहले लेता हूं, बढ़े। चलिए, डाई कार्बोनिल, डाई कार्बोनिल का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एसिटाइल एसीटोन। क्या नाम है इसका? एसिटाइल एसीटोन। एसिटाइल एसीटोन हम इसको कहते हैं। ये है आपका एसिटाइल एसीटोन। अगर यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दे तो ये एसीटोन हो जाएगा, और इस ग्रुप को हम लोग एसिटाइल कहते हैं। इसका ये आईपेक नेम नहीं है, ये इसका आईपेक नेम नहीं है, ये इसका कॉमन नेम, इसी नाम से रियल एग्जाम में आता है, ठीक है।
बढ़े, ठीक है। तो एसिटाइल एसीटोन में क्या होता है कि ये जब टॉटोमराइज करता है, यहां तीर बनाने में ध्यान दीजिएगा, चीज सीखिए, आगे का तीर बड़ा दीजिएगा और पीछे का तीर छोटा दीजिएगा। क्यों, मैं आपको बताने वाला, सब जो जहां पर जैसे है वैसे समझना। इसमें टॉटोमराइजेशन कल में सिखाया था, इस साइड से भी होगा, इस साइड से भी होगा और बीच से भी होगा। सवाल उठता है कि कहां पर से हम अभी करने वाले हैं, वो डिपेंड करता है कि स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां है। तो एक्सपेरिमेंटली हर चीजों को वेरीफाई किया जाता है। केमिस्ट्री में तो ये है कि आपके मुंह में कुछ भी आ जाए बोल दीजिए और वो ट्रू हो जाए, ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए मैं केमिस्ट्री में कोई भी चीज बोलने से पहले सोचता हूं कि ये होता है कि नहीं होता। बच्चा तो कहता है कि यहाँ ईसर ऐसे होता है, ईसर ऐसे होता है, तो ये ऐसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं ना ना ना, तुम दो बात जो बोले, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो ये ऐसे होना चाहिए। ये केमिस्ट्री है, यहाँ सब कुछ ऐसे नहीं होता है। अगर सब कुछ ऐसे होता तो एक्सेप्शन तो होते ही नहीं है, और इतने ज्यादा रिसर्च करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको जब हम टॉटोमराइज करते हैं तो क्या बनता है, CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये आपको बनता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये अप्रोक्सीमेटली 76% पाया गया है और ये अप्रोक्सीमेटली 24% पाया गया है। ये आपको याद करना, और एग्जाम वाले भी आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको याद करना। ये वो पूछेंगे क्लियर करके कि ये ज्यादा होता है कि कम होता है, और क्यों ज्यादा होता है और कितना होता है। चूंकि वो सिलेबस में खुद ही आपको वो दिए हैं कि ये 24% होता है, वो 76% होता है। अब यहां पर क्वेश्चन उठेगा कि तो फिर यहां ऐसा क्यों हुआ, 76% वो क्यों। देखो, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता है यहाँ पर कि 76% क्यों है, 75% क्यों नहीं, 73% क्यों नहीं, 68% क्यों नहीं। इसका जवाब केमिस्ट्री में नहीं निकलता है। लेकिन हाँ, ज्यादा क्यों है, सिग्निफिकेंट क्यों है, इसका जवाब यहाँ पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है। ये कौन सा फॉर्म है बेटा, ये आपको कीटो फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म है, ये आपको इनॉल फॉर्म है। और आप देख सकते हैं इनॉल फॉर्म 76%। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए आपको दो बातों को ध्यान में रखना है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म इज ड्यू टू, मैं जो बताऊंगा वो ध्यान रखिएगा। पहला, आप एक चीज देखिए यहां कि साइक्लिक क्रॉस कंजुगेशन, देखिए है कि नहीं है, साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन जैसे है। ठीक है, तो पहला चीज हम लिखेंगे एक्सटेंडेड conjugation resonance as shown in the diagram, and the formation of
मेंबर्ड रिंग। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। आपको याद होगा जब मैं रिंग के स्टेबिलिटी में आपको पढ़ा रहा था तो मैं आपको बोला था कि आगे आने वाला समय में आपको ये कई बार यूज होगा कि ये इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हुआ। और देखिए फिर से आगे, और अभी खत्म नहीं हुआ है, आखिरी दिन तक बायोमॉलिक्यूल तक ये कॉन्सेप्ट यूज होगा कि 6 मेंबर्ड रिंग बना इसलिए ज्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग जो बनता है वह एंगल स्ट्रेन का ये कम होता है। इनको नोट कर लीजिए, जब भी एग्जाम में आएगा वहां यही दोनों चॉइस रहेंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, नोट किया जाए। अब इनका अगर हम लैब टेस्ट करते हैं, अब इनका अगर हम लैब टेस्ट करते हैं तो लैब टेस्ट तो 2 करने हैं। कौन कौन से करने हैं? तो पहला हमें करना होता है लैब टेस्ट में 2,4-DMP। किसका टेस्ट है? कीटोन का टेस्ट। तो कीटोन तो यहां है और ये सिग्निफिकेंट अमाउंट में है, तो ये टेस्ट आपको पॉजिटिव जाएगा। और दूसरा न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, ये तो इनॉल का टेस्ट है और इनॉल भी आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट में, यानी कि ये टेस्ट भी आपको पॉजिटिव जाएगा। दोनों टेस्ट आपको पॉजिटिव जाएंगे। यस, मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पर। यहां पर आपको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, intramolecular hydrogen bonding is also present. ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक इसी का भाई और है एसिटो एसिटिक स्टर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो जाए तो अगला लेते हैं एग्जाम्पल। कंप्लीट मैं आपको बताया हूं, एक भी चीज मैं इसमें मिस नहीं किया हूं। कौन कितना होता है, क्यों कितना होता है, टेस्ट इसका क्या है, सारा चीज विथ रीजन विथ एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया है। नोट कर लिए हो आप लोग? नोट कर लिए हो आप लोग? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका नोट करिए, एसिडो एसिटिक ईस्टर। एसिडो एसिटिक ईस्टर कंपाउंड आपका ये है। ये आपका कंपाउंड, इसमें आगे वाला तीर छोटा होना चाहिए और पीछे वाला तीर बड़ा होना चाहिए। ये आपको 8% होता है और ये आपको 92%। तो
फिर अब अगला एक और क्वेश्चन उठ जाता है, इतना बढ़िया पिछला केस में था तो इसमें 8% ही क्यों हुआ? सब कुछ तो वैसे ही कर रहे हैं, 6 मेंबर रिंग बना दिए, साइक्लिक कंजुगेशन दे दिए, एक्सटेंडेड कंजुगेशन दे दिए, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दिए। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का सिंबल है बेटा, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए इसका ज्यादा अमाउंट होगा और इक्विलिब्रियम इसकी तरफ शिफ्टेड होगा, मतलब ज्यादा इसका अमाउंट होगा और इसका कम अमाउंट होगा। जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसकी तरफ तीर बढ़ा दिया जाता है और जिसका अमाउंट कम होता है उसकी तरफ तीर छोटा दिया जाता है। स्वाति, स्वाति ठीक है, ये 8% है, केवल 8%, ठीक है, ये आपको केवल 8%, जबकि लगभग लगभग चीज उसी के जैसा है। तो ये क्यों ऐसा हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ चूंकि इसमें क्रॉस कंजुगेशन हो जाता है। लिखेंगे लेसर अमाउंट ड्यू टू क्रॉस कंजुगेशन। देखिए क्रॉस कंजुगेशन यहां क्या है, क्रॉस कंजुगेशन यहां क्या है, ये देखिए इसी को कहते हैं हम लोग क्रॉस कंजुगेशन, मतलब इस साइड से भी है और इस साइड से भी, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कम मिलता है। समझ गए? ये इधर से है और ये इधर से, अपोजिट डायरेक्शन है, इसी को क्रॉसिंग कहा जाता है और यही है आपको क्रॉस कंजुगेशन। और इस क्रॉस कंजुगेशन से फर्क कितना पड़ता है कि केवल 8% ही पाया जाता है और 92% वो पाया जाता है, लेकिन 8% भी 0% नहीं होता है, ये कुछ होता है और इसी कारण से फिर से दोनों टेस्ट आपको पॉजिटिव जाएंगे, फिर से दोनों टेस्ट आपको पॉजिटिव जाएंगे। चलिए कंप्लीट करिए। अब आजकल के जमाने बदल गए हैं, यहां से आने वाले क्वेश्चन कभी कभी इतने क्लोज होते हैं ना कि बच्चे डर जाते हैं कि अब इनका हम कैसे चेक करें, सब तो एक ही जैसा दिख रहा है, इनको हम कैसे करें। तो इसके लिए मैं 3-4 साल पिछला से कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, सब कुछ नोट कर लिया होगा, ये सब तो नोट किया होगा, नोट कर लिए सारा चीज आप। मिटाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन ही समझिए,
में कई जो आजकल ज्यादा ट्रेंड्स देखा गया है, उनको मैं एक साथ असेंबल कर लिया, एक साथ में जमा कर लिया। चलिए, C2H5 CH2 इसमें परसेंट इनॉल ऑलमोस्ट 0% पाएंगे। ये देखिए ईस्टर है और यहां भी ईस्टर है, मतलब इसमें ना के बराबर इनॉलाइजेशन होता है, लेकिन एक को इसमें से मिथाइल कर दीजिए। इसको तो अभी देख रहे थे, एसिटोएसिटिक ईस्टर है, इसमें अराउंड आपको 8% पाया जाता है। अगर इससे भी अच्छा कंजुगेशन देने वाला ग्रुप लगा देते हैं तो ये आपको 21% देगा। कितना देगा आपको? 21% देगा। अगर इस ग्रुप को भी आप अच्छा कर देते हैं तो आपको 76% देगा। इसको और अच्छा कर देते हैं तो 89% आपको देगा। कितना देगा आपको? 89% आपको देगा। और इसको भी और अच्छा कर दीजिए, तो ये 100% हो जाता है। ये बस याद कर लीजिएगा, आजकल के जमाने में जो क्वेश्चन आने लगा है उसके लिए बहुत कामगार है। कैसे याद करिएगा? दोनों जगह ईस्टर है 0%, एक को भी क्रॉस कंजुगेशन को हटाएं 8% हो गया। अगर और अच्छा ग्रुप फिनाइल ले आए ताकि और कंजुगेशन हो 21% हो गया। फिर क्रॉस कंजुगेशन को पूरी तरह हटा दिए तो सीधे 76 हो गया। अगर इस ग्रुप को फिर से अच्छा किए तो 89% हो गया, और परफेक्ट कर दे तो 100% हो जाए। मैं रिपीट कर दिया, सॉरी, नोट करिए, ये याद करना रहेगा। अब एक दो मिसलेनियस केस है टॉटोमेरिज्म का, के साथ टॉटोमेरिज्म आपका खत्म हो जाएगा और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी आपका खत्म हो जाएगा। और आज ही हम लोग स्टार्ट कर लेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म खत्म होते ही आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 45% खत्म हो जाएगा। आप कहिएगा कि सर कैसे कह रहे हैं, चैप्टर एक को आया नहीं। आपको पता चलेगा चैप्टर में जाने के बाद, उनके सारे जो रस है वो हम यहीं पढ़ चुके हैं। आधार जो पूरा बेस है वो यही है। हाँ, छवि, चूंकि पहले भी रेजोनेंस में भी हम सीखे हैं कि क्रॉस कंजुगेशन सिस्टम में इंस्टेबिलिटी लाता है, पढ़े नहीं ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखिए, एक टॉपिक में पढ़ाया करता हूं रेसमाइजेशन के साथ साथ, सॉरी, टॉटोमराइजेशन के साथ रेसमाइजेशन।
आपको समझ में नहीं आएगा और इसीलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा भी नहीं। आप एक काम करिए, आपको कभी याद रहेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बाद मुझे रिमाइंड कराइए, एक टॉपिक लिख लीजिए, टॉटोमेरिज्म एंड रेसमाइजेशन। और इसको लिखने के बाद आधा पेज छोड़ दीजिएगा, ठीक है? अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वगैरह नहीं पढ़ेंगे, इसलिए आपको ये नहीं पता चलेगा। आइसोमेरिज्म में ही उसको पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब खत्म करते रहेंगे तो कोई रिमाइंड करा दीजिए। इसके बाद ब्रेट रूल तो आपको सिखाया हुआ है, ब्रेट रूल याद आया? ब्रिज हेड का कार्बन sp2 नहीं जा सकता है, ठीक है? तो इसको भी कॉन्सेप्ट को यहां यूज किया जाता है। लिखिए अगला टॉपिक, ये आपको समझ में आ जाएगा, ब्रेट रूल एंड टॉटोमेरिज्म। एक क्वेश्चन के जरिए इसको सीख लेते हैं। Which of the following compounds undergo tautomerism? A, B, C, बताइए। ब्रेट रूल का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और इस क्वेश्चन के साथ आपको टॉटोमेरिज्म हो गया खत्म। टॉटोमेरिज्म के साथ साथ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी आपका हो गया खत्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद हम लोग शुरू करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे। देखिए के तो जाएगा
ऐसे जाएगा। अगर हम यहां से हाइड्रोजन को टॉटोमराइजेशन ले जाके अगर, तो ये डबल बॉन्ड यहां पर, ये डबल बॉन्ड बना ना, और ये sp2 हो जाएगा, ये कभी नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, इस साइड से हाइड्रोजन जाएगा और उस साइड से जब हाइड्रोजन जाएगा तो बनेगा आपको OH, ये बनेगा और ये कभी नहीं बनेगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो यहां पर अभी भी एक हाइड्रोजन है, यानी ये भी टॉटोमराइजेशन चला जाएगा। क्या यहां पर हाइड्रोजन है, नहीं है, लिखेंगे नो हाइड्रोजन, इसलिए टॉटोमराइजेशन ले जाएगा। ए जाएगा, बी जाएगा, लेकिन सी नहीं जाएगा। खुशबू, ए जाएगा, बी जाएगा, लेकिन सी नहीं जाएगा, लेकिन सी नहीं जाएगा। लिखिए स्टीरियो आइसोमरिज्म। very 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 important topic है। लिखिए स्टीरियो आइसोमरिज्म। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेता हूं बिफोर स्टार्टिंग। व्हाई नॉट वी टेक सम एग्जाम्पल। सी में ऊपर वाले हाइड्रोजन से प्रियांशु कुमार, ऊपर वाला में उधर ए में बताए हैं, से नहीं समझ में आया कि ऊपर वाला क्यों नहीं लेकर जाना है। ऊपर वाला ले जाओगे तो ब्रिज हेड कार्बन sp2 होगा जाएगा और ब्रेट रूल कहता है। चलो थैंक यू। ऊपर वाला हाइड्रोजन कभी मत लेना, नहीं तो sp2 होगा और sp2 करना नहीं है। ठीक है, चलिए लिखिए स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म स्टार्ट करने के पहले मैं आपको स्टीरियो आइसोमरिज्म का एग्जांपल देता हूं। आप लोग मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पढ़े हैं ना, ज्योमेट्री। आप झूठ मत बोलो, पढ़ के तो आए हो तुम लोग तो बोर्ड परीक्षा दिए थे। तो ज्योमेट्री जब पढ़े हो उसी ज्योमेट्री को हम यहां यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो ज्योमेट्री में क्या क्या चीज हम लोग चर्चा करते थे बेटा? ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, यही सब ना आता था। और दूसरा एंगल आता था, मतलब साइड लेंथ एंड एंगल, यही सब मोस्टली चलते रहता। ट्रायंगल बना दिए, ए बी लिख दिया, बी सी लिख लिया, सी डी लिख दिया, डी लिख दिया, और लिखा करते थे कि in triangle this, from triangle this and this by this by this and therefore this by this by this करके चलते रहे।
वही ज्योमेट्री का यूज यहां होगा, घबराइए नहीं, यहां आपको साइन कॉस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स किसको कहते हैं? मैं एक कंपाउंड लेता हूं, पहला एग्जांपल देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन दोनों कंपाउंड को गौर से देखिए। और दूसरा एग्जांपल देखिए, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों कंपाउंड का रिलेशन क्या है और ए बी के साथ क्या रिलेशन रखता है, ए सी के साथ क्या रिलेशन रखता है एंड बी सी के साथ क्या रिलेशन रखता है, क्योंकि आइसोमेरिज्म आफ्टर ऑल क्या है बेटा, आइसोमेरिज्म आफ्टर ऑल क्या है, रिलेशनशिप है। आइसोमेरिज्म क्या है, रिलेशनशिप है अमंग डिफरेंट कंपाउंड्स। और लोगों को टाइप करने नहीं आता है। मैं आपको जवाब देता हूं, एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दूंगा, एक्सप्लेनेशन सीखने के बाद लेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स, टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म। कैसे ऐसा सब यही तो पढ़ना है, बस मैं लिख दे रहा हूं कि देखने में आइडेंटिकल लगता है लेकिन ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। इसी तरह से ए एंड बी को देखें, यहां इस कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है जबकि इसमें इस कार्बन से 2 क्लोरीन नहीं जुड़ा हुआ है, यानी लिंकेज डिफरेंट है ना। तो लिंकेज जब डिफरेंट है
तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आ गया। इसी तरह से ए को जब सी के साथ देखिएगा तो फिर से लिंकेज डिफरेंट है, इसीलिए ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आ गया। ये आपको स्टीरियो लिख दीजिए। और बी एंड सी में देखिए, जिस कार्बन से क्लोरीन यहाँ है यहां भी है, जिस कार्बन से क्लोरीन यहाँ है यहां भी है, कनेक्टिविटीज आर आइडेंटिकल और इसीलिए ये भी स्टीरियो। क्वेश्चन उठता है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो मैं आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो समझते हैं, आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन तो समझते हैं। दोज कंपाउंड्स, आइसोमेरिज्म फिर से रिविजिट करते हैं। दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, isomerism, those compounds having same molecular formula but different physical and or chemical properties, but having different physical and or chemical properties, isn't it? Different physical and or chemical properties, ठीक है? यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, melting point, boiling point, solubility in water, dipole moment, these should be different. And chemical properties, मतलब रिएक्शन जाने का जो रेट है, टेंडेंसी है, वो डिफरेंट होगा, ठीक है? तो ये चीज जो है इसमें देखिए, आइसोमेरिज्म उसको कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं? तो स्टीरियो का मतलब होता है 3 डायमेंशनल स्पेस। याद रखिए, स्टीरियो का मतलब होता है 3 डायमेंशनल स्पेस। स्टीरियो का मतलब क्या होता है बेटा? 3 डायमेंशनल स्पेस को स्टीरियो कहते हैं। तो those isomers having same connectivities of atoms or group of atoms but having different orientation, ये देखिए डिफरेंट ओरिएंटेशन, अभी अपवर्ड है, आपकी तरफ ओरिएंटेड है, फिर अपवर्ड आया, मेरे हिसाब से लेफ्टवर्ड हो गया, मेरे हिसाब से राइटवर्ड हो गया, टुवर्ड्स मी है, डाउनवर्ड हो गया। इनको डायरेक्शन कहने के बजाय हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? यहाँ ओरिएंटेशन कहते हैं। तो दोज आइसोमर्स having identical connectivities of atoms or group of atoms but differing only in their orientation, मतलब जुड़ना वहीं से है, कनेक्टिविटी तो वही रखना है, जुड़ना वहीं से है, लेकिन डिफरेंट ओरिएंटेशन रखना है। मतलब कहीं ऐसे कनेक्टेड होगा तो कहीं इस डायरेक्शन में डायरेक्ट होकर के कनेक्टेड होगा। जैसे आप इन दोनों को अभी देख लीजिए, क्लोरीन यहीं से जुड़ा हुआ है इसमें भी और यहीं से जुड़ा हुआ है इसमें भी। तो फर्क क्या है बेटा? फर्क ये है कि इसमें क्लोरीन इस साइड में डायरेक्टेड है और इसमें क्लोरीन इस साइड में डायरेक्टेड है। बस connectivities are same but only the orientation is different, इसी तरह से इसमें भी आ जाएगी। इसमें आप देखिए कि फ्लोरीन से जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो क्लोरीन आता है, फ्लोरीन से जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तब क्लोरीन आता है। इस केस में फ्लोरीन से क्लॉकवाइज चलते हैं तब जाकर के आपको आता है। तो कनेक्टिविटी सेम है, एक ही कार्बन से चारों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़े हुए हैं। यहां भी एक ही कार्बन से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों जुड़े। कनेक्टिविटी इज ऑफ सेम, the only difference is their orientation,
All these are included, studied in stereoisomerism. All these are studied in stereoisomerism. पहले आप एग्जाम्पल नोट करें, पहले आप एग्जाम्पल नोट करें. लिखिए डेफिनेशन. मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, क्योंकि टेढ़ा टेढ़ा वर्ड है. Definition. Those isomers having identical connectivities of atoms but having different orientation of atoms or group of atoms. Different orientation of atoms or group of atoms having different orientation of atoms or group of atoms. ठीक है, ठीक है, लिख लिए सब लोग. ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन. इतना अच्छा एग्जाम्पल लेकर बता रहे थे, हाथ को घुमा घुमा कर बता रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे. ये डिफरेंट डायरेक्शन में, ये डिफरेंट ओरिएंटेशन. तो आज यहां पर रोका जाए. आपको क्विज होगा ट्यूसडे को. क्वेश्चन पेपर इज रेडी नाउ. और मंडे को हम लोग सॉलिड स्टेट उठाएंगे डिस्कशन. ठीक है, थैंक यू ऑल.